सोरम विधानसभा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, मित्रों, प्रेरकों और सभी उपस्थित फूलपुर के नागरिक, सम्मानीय मंच, अधिकारीगण, मैं आज आप सबके बीच आया हूं एक प्रकार से निरीक्षण करने के लिए कि क्या काम हो रहा है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार हजारों करोड़ रुपए बांटती है, बेचती है, राज्य सरकारों को देती है, परंतु फिर भी आजादी के 7 दशक लगभग खत्म हो गए और आपका तो क्षेत्र अभी केशव जी ने बताया, भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री को आपके क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, उनको सौभाग्य मिला। और उसके बाद भी जब से मैं सुबह आया हूं, मुझे इतने ज्ञापन मिले हैं, ये भाइयों और बहनों को आना पड़ा आज एक प्रकार से अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विकास की जो दौड़ उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों को, फूलपुर के नागरिकों को मिलनी चाहिए थी। विकास का जो लाभ आप सबका लाभ होना चाहिए था, जिससे आप वंचित रहे इतने वर्षों तक, उसकी चाहत, उसकी उम्मीद आज भी जिंदा है। आज भी आप सबको विश्वास है कि ये सरकार, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार, जिसको आपने बहुत प्यार से समर्थन दिया, बहुत बड़ी मात्रा में प्यार दिया, स्नेह दिया, जिता के भेजा, उस सरकार से आज भी भारत की जनता विश्वास करती है कि ये विकास हम सबको छुएगी। और मैं सिर्फ उस विश्वास को आपके साथ फिर और एक बार दोहराने आया हूं और निरीक्षण करने आया हूं कि क्यों अभी भी सोरम जैसे पूरे क्षेत्र में लोगों को बिजली जैसे सामान्य सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। अभी केशव भैया ने बताया कि तो लगभग चुनावी सभा की तरह हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के शुभारंभ के लिए जाऊंगा, जब इतने सारे लोग मेरा समर्थन कर रहा है। पर केशव भैया, प्रधानमंत्री जी के 2 सीट आपने भी पाए हैं, मैंने भी पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को उन्होंने सिर्फ 2 बातें कही। पहली बात तो आप सब अच्छी तरह बड़ी बातें जानते हैं, ना मैं खाऊंगा, ना किसी को खाने दूंगा। और ये खाना रिश्वत है भाई, किसी प्रकार की रिश्वत, किसी प्रकार की घूस, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जी सहन नहीं करते। लेकिन एक और हम सबको उन्होंने बताया और प्रेरणा दी है हमारे युवा प्रेरकों की तरह। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना मैं सोऊंगा, ना मैं सोने दूंगा आपको मंत्रियों को। तो हमारे लिए तो केशव भैया 365 दिन ही चुनाव चलता है, क्योंकि वो हमारी निरीक्षण करते रहते हैं हमारे काम से। ये देखते रहते हैं कि भाई चुनाव के लिए हमको कोई काम नहीं करना है। अब तो कोई चुनाव है भी नहीं उत्तर प्रदेश का, मुझे कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं थी आपके बीच आने की। मैं अपना वहां पे काम कर रहा हूं, दफ्तरों में एयर कंडीशन कमरों में बैठा हूं, काम चल रहा है, फाइलें आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चाहे वो आपके सांसद हो, चाहे आपका मंत्री हो, हम सबको आपने सेवा करने के लिए निर्वाचन करके भेजा है। और सेवा की एक कड़ी, काम का निरीक्षण होता रहे, काम अच्छी तरीके से हो, इस पर ध्यान दिया जाए, काम में किसी प्रकार का गलत भ्रष्टाचार न हो, अधिकारीगण
अपने काम की, अपनी जिम्मेदारी की अच्छी एहसास करें और एहसास के साथ जनता तक उसका लाभ पहुंचाएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और वास्तव में इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के शुभारंभ के साथ साथ ये मेरा दौरा एक प्रकार से निरीक्षण का भी दौरा है कि बिजली का काम, विद्युतीकरण का काम क्या शहरों तक ही बसा रहेगा, बड़े गांव तक ही रहेगा, या हर मसले और टोले तक पहुंचेगा, हर उस क्षेत्र तक पहुंचेगा, चाहे 10 घर हो, चाहे 25 घर हो, क्या उनका भी सामान्य अधिकार नहीं है बिजली के लिए? क्या उनका भी विकास का अधिकार नहीं है? और ये जिम्मेदारी देते हुए जब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की चर्चा की गई, तब ऐसा तय किया गया कि पहले जो विद्युतीकरण का काम होता था, जब सेंसर जिले तक बिजली पहुंच जाए उसके बाद बिजली घर तक पहुंची कि नहीं उसका कोई अता पता नहीं था। अब हमने पीड़ा उठाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया सभी को कि बिजली हर गांव तक पहुंचे 1000 दिन में, हर घर तक पहुंचे 2022 तक। देश में एक भी गांव, एक भी घर ऐसा नहीं हो जहां बिजली नहीं पहुंचे। लेकिन भाई और बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमारे अधिकारी भी आज इतने प्रेरित हो गए प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से कि हमने तय किया है कि हर गांव तक बिजली के लिए हम 1000 दिन नहीं रुकेंगे। जो समय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को रखी थी, हम उसके बदले 1 वर्ष पहले ही देश में हर गांव तक बिजली पहुंचा। हम 2018 के बदले 2017 में हर गांव तक बिजली पहुंचा देंगे। और साथ ही साथ 2022 तक न रुकते हुए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि 2019 तक इस देश के हर घर को उजाला से, बिजली से जोड़ दें, जिससे कोई भी विद्यार्थी को सड़क में स्ट्रीट लैंप के नीचे नहीं पड़ना पड़ेगा, उसके घर में बिजली हो। इस देश को जो वर्षों तक बिजली के कमी से जूझता रहा है, चंद महीनों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद आज ना तो कोयले की कमी है इस देश में, ना बिजली की कमी है। पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। मैं हर राज्य सरकार से दरख्वास्त करता रहता हूं कि आप और बिजली खरीद के जनता की सेवा करिए, हर घर को 24 घंटे बिजली दीजिए। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जितनी बिजली लगेगी, जितनी बिजली की आवश्यकता होगी, इतनी बिजली आपके लिए मिलेगी। केंद्र सरकार की उपलब्धता करेगी। लगभग 1 वर्ष पहले मैंने देखा कि हर थोड़े दिन में 2-4-6 दिन में केशव भैया बार बार मेरे पास आके आपकी पीड़ा सुनाया करते थे। और जब मैं रिकॉर्ड देखता था तो आपसे देखता था तो मुझे पता चलता था कि भाई फूलपुर में तो एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिजली नहीं पहुंची। तो फिर पता चला कि इतने वर्षों तक कैसे भ्रमित रखा गया लोगों को। बिजली गांव तक पहुंचती है, खंभे लग के पहुंच जाते हैं, जो केंद्र सरकार जिसके पीछे काम करती है, तेजी से हमारी कंपनियां लगी हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को हमने बहुत तेजी से बढ़ाया, लेकिन घर तक पहुंचाने का काम तो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार को और घर पे तो लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मैंने आंकड़े निकाले, लगभग 1 वर्ष पहले आंकड़े निकाले तो मालूम पड़ा 11वीं पंचवर्षीय योजना
11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 में शुरू हुई और 12वीं जो 2012 में शुरू हुई, मतलब आज से लगभग 10 वर्ष 9-10 वर्ष पहले से जो दो योजनाएं शुरू हुई, इसमें हुआ था कि उत्तर प्रदेश में 1518 गांव को विद्युतीकरण किया जाए। 1518। जब मैंने उसका पूरा डिटेल्स निकाली तो मालूम पड़ा मात्र 60 मात्र 60 गांवों में 60 वर्षों में देखे। बताइए, 60 वर्षों में मात्र 60 गांव तक बिजली पहुंची। ये पीड़ा थी उत्तर प्रदेश के सांसदों की। और जब घरों की देखें कि कैसे जो गांव में बिजली पहुंची लेकिन हर घर तक नहीं पहुंची, तो पता चला कि केंद्र सरकार ने 11,715 करोड़ रुपए का आवंटन उत्तर प्रदेश को किया, जिससे ये 1518 गांव में बिजली पहुंचने की 87,000 गांव में हर घर तक बिजली पहुंचती थी, जिससे लगभग 40,86,682 घरों तक बिजली पहुंचने का केंद्र सरकार ने प्रावधान किया। कैसे किया? 40,86,000। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जितना मैंने काम एक वर्ष पहले देखा तो पैसा आवंटन होने के बावजूद मात्र 10% घरों में, 4 लाख घरों में बिजली पहुंची और पैसा का उपयोग ही नहीं किया गया। कहा 11,715 करोड़ रुपए मिले, लेकिन मात्र 3,105 करोड़ रुपए उनको दे पाए, क्योंकि खर्चा ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिए गए। तो एक वर्ष पहले मैंने अधिकारियों को जब तेजी से तीव्र आदेश दिए कि उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के काम में तेजी आनी चाहिए, तो आपको जान के खुशी होगी भाइयों और बहनों कि गत 12 महीनों के अथक प्रयास से और केंद्र सरकार के नियंत्रण से 1023 गांव में सिर्फ 1 साल में विद्युतीकरण हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश। और देश भर में 7,000 गांव में नया विद्युतीकरण किया गया। लगभग 6,800 कुछ गांव में तो कल तक के आंकड़े हैं, 6,814 गांव तक कल तक मात्र 11 महीने, 11.5 महीने में बिजली पहुंची। इस महीने के अंत तक 7,000 का आंकड़ा पार हो गया। अब पूरा जोर लगाया जा रहा है कि राज्य सरकारों को पूरी निगरानी रखी जाए, कैसे जो इतने लक्ष्य दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, जो 40 लाख घरों तक बिजली पहुंचने का काम बाकी है, उसको कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त जो छोटे मजदूर टोले जो पहले की योजनाओं में कभी गिना ही नहीं करते, उन घरों तक बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी ना कोई पूर्व की केंद्र सरकार ना राज्य सरकार लेती थी, उसको भी दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान ज्योति योजना के तहत बिजली से जोड़ा जाए। ये कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसकी जिम्मेदारी हमको दी गई है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे अधिकारी राज्य सरकार पे और उनके साथ पूरी तरीके से कैसे एक घर तक बिजली पहुंचे, इस पे काम करेंगे। मैंने आज सुबह एक निर्णय लिया है कि देश भर में हर सांसद के साथ मैं ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता को लगाऊंगा, जो आपके हरेक कठिनाई को, आपकी हरेक तकरार को, आपकी हरेक कंप्लेंट को सांसद के पास अगर पहुंच जाए तो सांसद और केंद्र सरकार के बीच सेतु का काम करेगा
और आपकी सभी समस्याओं के हल के लिए हम फिर प्रयत्न करके आपके यहाँ पे विद्युतीकरण का काम और तेजी से कर सके, ऐसा एक अधिकारी हर क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा। सभी माननीय सांसद हमें बताया करते थे कि कैसे कोई तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, किसान की फसल खराब हो जाए, गिर जाए, तो जो भी बीमा योजना इतने वर्षों से चल रही है उसमें प्रीमियम तो बहुत अधिक दिया जाता था, लेकिन मुआवजा कभी नुकसान हो जाए तो उसकी जो भरपाई होनी थी उस पर सीमा शुल्क लगाया जाता। प्रधानमंत्री जी को इसकी बड़ी किया और मैं समझता हूं मैंने कम से कम आज तक मीटिंग तो मैंने अटेंड की होगी और शायद सरकारी मीटिंग तो बहुत ही हुई जिसमें वो हर बार कहते थे कि कोई ऐसी बीमा योजना लाओ जिससे प्रीमियम कम लगे किसानों का, लेकिन अगर कोई नुकसान हो तो 100% फसल के नुकसान की भरपाई की जाए। और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंजूर की है उससे प्रीमियम तो मात्र 1.5%, लेकिन अगर कोई नुकसान हो तो 100% नुकसान आपके जनधन के खाते में सीधा पहुंचेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं और केशव जी आप विशेष ध्यान दें, हमारे फुलपुर का एक भी किसान ऐसा रहना जाए जो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ न ले। सभी किसानों को मेरी एक मैं कहता हूं हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये केंद्र सरकार इतनी कोशिश करती है कि लाभ हर एक घर तक पहुंचे, हर एक किसान तक पहुंचे, लेकिन इसमें मुझे आपका समर्थन चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको जाके ये योजनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा और प्रीमियम बहुत कम रखी गई है, चाहे 90% प्रीमियम केंद्र सरकार को देनी पड़ जाए, आपके ऊपर भार बहुत कम रखा गया, बहुत कम से कम 1.5%, 2%। तो अगर लाख रुपए की बीमा आप निकालते हो तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए, 1,500, 2,000 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर कोई नुकसान होता है तो आपके खेत की पूरी भरपाई। और मैं अभी से आते हुए देख रहा था कई खेत मैंने देखे जहां पूरी फसल गिरी पड़ी थी, पीछे तो आगे तूफान आए थे थोड़े दिन। वास्तव में कब कोई हादसा हो जाए जिससे हमारे खेत में नुकसान हो जाए ये तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए इस फसल बीमा योजना के साथ आप सब जुड़े, आपको इसका लाभ मिल सके और इसी प्रकार से तो सरकार ने अन्य योजनाएं आप सबके समक्ष रखी है, फिर चाहे जनधन योजना हो जिससे आपका सबका सरकारी बैंकों में खाता खुले, चाहे वो मुद्रा योजना हो जिससे नए आपके स्वयं रोजगार के अवसर आपको प्रदान हो सके, कोई मोची हो, कोई लोहार हो, कोई सुनार हो, कोई दुकान चलाना चाहे, कोई रेडी लगाना चाहे, हाथ गाड़ी लगाना चाहे, कोई रिक्शा चलाना चाहे, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, अब सभी के लिए सामान्य व्यवस्था बनाई गई है। कम ब्याज में, मात्र 1% महीने के ब्याज में आपको कोई साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बैंक आपको पैसा देगी,
उस पैसे से आप अपना काम करिए, आप एक अपना व्यापार स्टार्टअप करिए। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी को कहते हुए स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? अगर ये मेरे भाई चाहे कि ट्यूशन क्लास चलाना चाहे, ये जो प्रेरक मेरे छोटे भाई और बहन यहाँ आए हैं, अगर इनकी इच्छा हो कि मुझे प्रेरणा मिले तो मैं कोई नया काम शुरू कर सकूं, मैं अपना खुद का व्यापार करना शुरू करूं, मैं कुछ कौशल विकास, भारत के कौशल विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहता हूं, तो कौशल विकास का काम करूं। जिसकी काम में आपकी रुचि है उसको आप करना चाहें तो आप मुद्रा योजना से आपको सस्ते दर पे ऋण मिल सकता है, जिस ऋण से आप खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और इसी प्रकार से चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना हो सरकार की, चाहे सामाजिक सुरक्षा की अन्य जीवन बीमा योजना हो, चाहे हमारे सरकार की सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की योजना हो। और मैं पिछली सभा में केशव भैया को कह रहा था कि क्यों ना कोई आप बंजर जमीन ढूंढे जहाँ पे कुछ काम नहीं हो सकता, फसल नहीं उगती है, उधर हम क्यों ना सौर ऊर्जा का पार्क बनाए, जिससे आपको सालों साल सौर ऊर्जा मिल सके, सूरज के किरणों से आपके घरों को रोशनी हो सके। आखिर जब प्रदेश हर क्षेत्र में विद्युतीकरण करेगा, जब भरमार हो बिजली की आपके क्षेत्र में, तभी तो उद्योग आएगा इस क्षेत्र में, तभी तो कारखाने लगेंगे, तभी तो कारखाने लगेंगे तो आपका एयरपोर्ट बनेगा। आगे एयरपोर्ट वही बनेगा जहां से लोग आएंगे, लोग तभी आएंगे जब कुछ व्यापार होगा, व्यापार तभी होगा जब कोई कारखाने लगेंगे। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद आज फूलपुर में रोजगार के अवसर है, आज फूलपुर में उद्योग नहीं है। आपने प्रथम भारत के प्रधानमंत्री को जरूर सुन के भेजा, लेकिन शायद इतने वर्षों तक एक वंश ने आपको वंचित रखा, आपको एक पूरी तरीके से वंचित रखा विकास से। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि जो प्रतिज्ञा हम सबने की है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को समर्थन जो आपने दिया है, केशव भैया को 3 लाख से भी अधिक वोटों से जो जिता के भेजा है, हम अब इस विकास को एक एक गांव, एक एक गरीब के घर, जो समाज में वंचित और पीड़ित रहे इतने वर्षों तक, इन सब के घरों में कैसे उज्ज्वल घर बने, कैसे उनके घर में रोशनी आए, कैसे उनका पक्का घर बने, कैसे शौच की व्यवस्था हो, अच्छे स्कूल, एक अच्छा कौशल विकास केंद्र, कैसे पूरे क्षेत्र के विकास में हम सब सहभागी हों। इसका पूरा काम और केंद्र से भेजी हुई अन्य योजनाओं से सहायता, इसकी निगरानी, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक नई कमेटी की घोषणा जल्द ही होने वाली है। बजट में भी उसका जिक्र हुआ। दिशा कमेटी, जिसमें आपके लोकसभा के सांसद उसकी अध्यक्षता करेंगे, उस कमेटी के माध्यम से केंद्र सरकार जो इतने हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए भेजती है, आपके क्षेत्र की सेवा के लिए भेजती है, उसकी निगरानी हो, ईमानदारी से काम हो, ईमानदारी से वो पैसा खर्च हो। आपने सुना होगा बजट में वित्त मंत्री ने बताया आगे आने वाले 5 वर्ष में देश भर की पंचायती इकाई को हर वर्ष 16 लाख रुपए यानी 80 लाख रुपए 5 वर्ष में देश में लगभग 2,87,000 पंचायतों को मिलेगा अगले आने वाले 5 वर्ष में। जो तालुका के
म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उसमें एक म्यूनिसिपैलिटी को लगभग 21 करोड़ रुपया आने वाले 5 वर्षों में मिलेगा और ये कुल मिला के 3.3 लाख करोड़ रुपए, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए सीधा पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटी में पहुंचने वाला है। सोलार में भी पहुंचेगा, पूरे फूलपुर क्षेत्र के हर पंचायत में, हर म्यूनिसिपैलिटी में पहुंचेगा। लेकिन ये पैसा अच्छी तरीके से खर्च हो, इस पैसे का सदुपयोग हो, ये जिम्मेदारी आप सबकी होगी और आप सबकी जिम्मेदारी होगी कि इसका पैसे का पाई का हिसाब मांगो। ये पैसा क्या पंचायत तक पहुंचेगा तो इसको हम सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी देंगे। और मैं चाहूंगा जो टीम इंडिया की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की, हम 125 करोड़ भारतवासी एक भाई का हिसाब मांगे, पूछे अधिकारियों से कि पैसा कैसे इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं, क्या पेयजल मिला कि नहीं गांव में, क्या बिजली मिली कि नहीं, क्या शौच की व्यवस्था हुई कि नहीं, क्या स्कूलों में सुधार हुआ कि नहीं, क्या चिकित्सा केंद्रों में पैसा खर्चा हुआ कि नहीं, क्या कौशल विकास का काम आगे बढ़ा कि नहीं, क्या किसानों के घर में उज्ज्वला आया कि नहीं, किसान के पंप सुधरे के नहीं, किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड बना के नहीं, किसानों के लिए सिंचाई की योजनाएं ठीक से लगी के नहीं। आखिर जब ये सब योजनाएं इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, केंद्र सरकार अथक प्रयत्न कर रही है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में, इस सब का लाभ आपके लिए है, इस देश के गांव के लिए, इस देश के गरीब जनता के लिए, इस देश के किसानों के लिए। और जब आप और हम मिलके इस काम को सही दिशा देंगे, जब ये दिशा कमेटी इस काम का सही नियोजन करेगी और निरीक्षा करेगी, मैं समझता हूं जिस उम्मीद, जिस आकांक्षा और जिस उज्ज्वल भारत की कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिस एक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना हमारे देश के नौजवान भाई और बहन के दिल में है, जिस तरफ से ये लोग आकांक्षाओं से देख रहे हैं क्या काम हो रहा है, उस काम को करने में हम 100% सफल होंगे। और इस काम को करने में मैं आज आपके आशीर्वाद के लिए आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। मिलकर काम करें। मनरेगा से पैसा आता है, क्या मनरेगा के पैसे से छोटे छोटे चेक डैम बन के हर खेत को पर्याप्त पानी मिले, इसकी योजना बन सकती है। हर गांव में पानी इकट्ठा करके कैसे जो गांव के खेत हैं उन तक भी पानी पहुंचे, घरों में भी पानी पहुंचे, शुद्ध जल पहुंचे। क्यों ना इस पूरे क्षेत्र के जो किसान हैं, इस क्षेत्र के किसानों के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सिंचाई का भी योजनाओं को प्रोत्साहन मिले। और जब बिजली का अभूतपूर्व आपूर्ति होगी इस क्षेत्र में, जिसके लिए हम सब दिनों रात काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे उद्योग आएगा तो नए रोजगार के भी अवसर और स्वयं रोजगार के भी अवसर आप तक पहुंचेंगे। और बिजली के साथ साथ जब कारखाने आएंगे और व्यापार बढ़ेगा तो अवश्य केशव भैया एयरपोर्ट भी आएगा आपके क्षेत्र में।
ये जो 7-8 साल का बैकलॉग मुझे विरासत में मिला, जिसमें जैसा मैंने बताया जो काम गत 8-9 वर्षों में होना था उसका मात्र 10% ही विद्युतीकरण का काम हमारी सरकार, केंद्र में सरकार आने के पहले नहीं हुआ था। उसको हमने गति दी है। हमारे अधिकारी दिनों रात उसकी पूरी छानबीन लगाते हैं, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। इस निरीक्षण को हम और गति देंगे। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, आप विद्युतीकरण के काम में हमारा सहयोग दें। जहां जहां कमी रह जाती है, और आज मुझे बहुत सारे आवेदन पत्र मिले हैं, और भी किसी को कोई कमी लगती है तो जरूर केशव भैया को बोले, हम एक एक के घर तक बिजली पहुंचाएंगे। आपके घरों में बिजली भी हो, और जिन घरों में चूल्हा लगता है, आजादी के 60 दशक बाद भी हमारी माताओं को, बहनों को चूल्हे पर निर्भर रहना पड़ता है, उन सब घरों में आगे आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीबों के घर में निःशुल्क गैस सिलेंडर, एलपीजी का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी पीयूष गोयल, पीयूष गोयल केशव भैया, और ये गैस सिलेंडर का प्रभाव हमारी माता बहनों के स्वास्थ्य पे इतना बड़ा होगा। निःशुल्क सिलेंडर का कनेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद सब्सिडाइज बहुत कम दरों पे एलपीजी सिलेंडर जब भी रिप्लेस करना होगा, बदलना होगा, आपको मिलेगा। इससे जो स्वास्थ्य की सेवाओं में हमारी माता बहनों को खासतौर पर फायदा होगा, वो अभूतपूर्व होगा। उसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। आखिर सालों साल हमारी माता बहनों ने जिस प्रकार से कठिनाई पाई है, जिस प्रकार से उनको धुएं के वजह से उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ है, इस सब को अभी हम खत्म करेंगे। 5 करोड़ गैस सिलेंडर गरीबों के घर में जाएंगे, तो एक तरफ बिजली, एक तरफ एलपीजी सिलेंडर, सबका घर, शौचालय, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र, कृषि विकास केंद्र आपके क्षेत्र में लगाए जाएंगे, कौशल विकास केंद्र आपके क्षेत्र सोराम में आए। इन सब योजनाओं को जब एक माला में पिरोगे तो आपको ध्यान में आएगा प्रधानमंत्री जी की तो कल्पना है, एक उज्ज्वल भारत, एक सशक्त भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक भारत जो विश्व में स्वर्णीय अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाए। इस भारत को एक बहुत सशक्तिकरण के साथ एक विश्व की ताकत बनाने में जो प्रधानमंत्री जी लगे, आइए हम सब मिलकर उसका समर्थन करें, उसको आशीर्वाद दें। बहुत